Hello students, I am Dr. Meenu Arvind Agrawal, Associate Professor, Department of Psychology, RD Government Girls College, भरतपुर। आज मैं आपको इफेक्टर्स यानी प्रभावक के विषय में बताऊंगी। व्यवहार की प्रक्रिया में संग्राहक व संयोजक का जितना महत्वपूर्ण स्थान है उतना ही प्रभावकों का। प्रभावक क्रिया की संपन्नता में महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं। प्रभावकों में केवल दो ही प्रभावक माने जाते हैं, वे हैं मांसपेशियां और ग्रंथियां। प्रभावक व्यवहार की यंत्र रचना में अंतिम इकाई के रूप में जाने जाते हैं। अब सबसे पहले आपको मांसपेशियों के विषय में बताऊंगी। मसल्स, शरीर की मांसपेशियों से हम सभी परिचित हैं। प्राणी की क्रिया संपन्नता में मांसपेशियों का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। मांसपेशियां दो प्रकार की हैं, पहली ऐच्छिक मांसपेशियां और दूसरी अनैच्छिक मांसपेशियां। ऐच्छिक मांसपेशियों को हम धारीदार मांसपेशियां भी कहते हैं और अनैच्छिक मांसपेशियां चिकनी मांसपेशियां कहलाती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां या धारीदार मांसपेशियां ये ऐसी मांसपेशियां होती हैं जिनका अपना नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क में रोलेंडो की दरार के बराबर अग्रखंड की ओर से होता है। इसमें प्राणी की इच्छा तथा नियंत्रण केंद्र दोनों ही समन्वित रूप से कार्य करते हैं। पैरों से चलना, हाथों से उंगलियों की मदद से कार्य करना अथवा अंगूठा और साथ ही दोनों उंगलियों से कलम पकड़कर लिखना आदि क्रियाएं ऐच्छिक रूप से धारीदार मांसपेशियों की क्रिया कही जाती है। शारीरिक कार्य धारीदार मांसपेशियों के विकास का परिणाम ही है। दूसरी है अनैच्छिक मांसपेशियां या स्निग्ध या चिकनी मांसपेशियां। स्निग्ध मांसपेशियां चिकनी मांसपेशियां कहलाती हैं। इन्हें अनैच्छिक इस कारण कहा जाता है कि इस कोटि में आने वाली मांसपेशियां हृदय, फेफड़ों, यकृत तथा अंतड़ियों आदि की मांसपेशियां होती हैं, जिनकी क्रियाएं स्वचालित होती हैं तथा जिनकी क्रियाओं पर प्राणी की इच्छाएं कार्य नहीं करती हैं। स्वतंत्र स्नायु तंत्र इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब जो दूसरा पार्ट है प्रभावक का वो है ग्रंथियाँ। मांसपेशियों के बाद प्रभावक रूप में शरीर में ग्रंथियां कही जाती हैं, जिनका कार्य समय पर अथवा रक्त की धारा में रासायनिक द्रवों को मिश्रित करना होता है। कुछ ग्रंथियां ऐसी भी होती हैं जो शरीर के बाहरी रूप पर अपना स्राव छोड़ती हैं। ग्रंथियों की मुख्य क्रिया स्राव यानी सेक्रेशन कही जाती है। स्राव की क्रिया के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है बहिर्स्रावी ग्रंथियां यानी कि डक्ट वाली यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी डक्टलेस या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहले आपको बहिर्स्रावी ग्रंथियां यानी डक्ट ग्लैंड्स के विषय में बता रही हूँ। बहिर्स्रावी ग्रंथियों की क्रिया स्राव रूप में शरीर की त्वचा पर बाह्य रूप में अपना स्राव छोड़ती हैं। इस वर्ग में लार ग्रंथियाँ, स्वेद ग्रंथियाँ, अश्रु ग्रंथियाँ, आमाशय ग्रंथियाँ, वृक्क ग्रंथियाँ, जनन ग्रंथियाँ आती हैं। ये ग्रंथियाँ शरीर की सतह पर या शरीर की गुहा में अपना स्राव छोड़ती हैं। अनुक्रिया यंत्र रचना यानी मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स में इन ग्रंथियों का प्रमुख स्थान माना गया है। पीड़ा या खुशी के समय अश्रुधारा का बहना, संवेग के समय श्वेत ग्रंथियों का कार्य तथा यौनिक क्रियाओं में जनन ग्रंथियों से स्राव का बहना सभी बहिर्स्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब हम समझेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी डक्टलेस या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बहिर्स्रावी ग्रंथियां जो शरीर की सतह या गुहा में अपना स्राव छोड़ती हैं, वहीं अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर की रक्त की धारा में प्रत्यक्ष रूप से अपना स्राव छोड़ती हैं। ये स्राव हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं। रक्त की धारा में ये हार्मोन्स शरीर की वृद्धि तथा अन्य विशेषताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। विभिन्न प्रकार का लैंगिक विकास इन्हीं ग्रंथियों के स्राव के रूप में हार्मोन्स की मुख्य भूमिका होती है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों का मैं आपको कुछ ग्रंथियों के विषय में यहाँ पर वर्णन करूँगी। पहले है पोष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। यह ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में स्थित यह ग्रंथि मटर के समान आकृति में पाई जाती है। जिन अंतःस्रावी ग्रंथियों पर यह अपना नियंत्रण रखती है उनमें एड्रिनल, थायराइड तथा गोनाड सबसे महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथि के स्राव की अधिकता तथा न्यूनता दोनों ही मानव शरीर को प्रभावित करती हैं। इसके स्राव की कमी से शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। शरीर का बौनापन इसके स्राव की न्यूनता का उदाहरण बनता है। इसके विपरीत
स्राव की अधिकता मानव शरीर को लंबा कर देती है। फिर आपकी थायराइड ग्लैंड, श्वास नली के ठीक सामने गर्दन के मूल में यह ग्रंथि स्थित होती है। इस ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उसको थायरॉक्सिन कहते हैं, जो शरीर की मेटाबॉलिक गति को नियंत्रित करता है। इस ग्रंथि के स्राव में यदि परिवर्तन होता है तो शरीर की बीएमआर में भी परिवर्तन देखा जाता है। स्राव की कमी से जब मेटाबॉलिक गति धीमी पड़ जाती है तब व्यक्ति शरीर में अति आलस्य तथा थकावट का अनुभव करता है, और यदि इसके स्राव की गति अधिक हो जाती है तो व्यक्ति अत्यधिक उत्तेजना का अनुभव करता है। अब नेक्स्ट है द पैराथायराइड्स, यानी हिंदी में हम उनको कहते हैं उपगल ग्रंथियाँ। इन ग्रंथियों की स्थिति गल ग्रंथि के पास ही होती है। इनके स्राव को पैराथार्मोन कहते हैं। पैराथार्मोन शरीर में शक्ति का अनुभव कराता है तथा स्नायु कोशिकाएं सामान्य रूप से अपना कार्य करती हैं। यदि इन ग्रंथियों को शरीर से हटा दिया जाए तो स्नायु कोशिकाओं की क्रिया में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन ग्रंथियों का स्राव हड्डियों तथा दांतों के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ पेंक्रियाज ग्लैंड, वक्र जैसी आकृति में पाई जाने वाली ये ग्रंथि पेट तथा अंतड़ियों के मध्य स्थित होती है। इसे पाचक ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्रंथि में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं रक्त नलिकाओं में रक्त के अंदर शर्करा का स्तर सामान्य रखने हेतु ग्लूकोज का स्राव उत्पन्न करती रहती हैं, तथा बीटा कोशिकाएं रक्त में शर्करा की वृद्धि रोकने हेतु इंसुलिन का कार्य करती हैं। सामान्य जीवन के लिए यह आवश्यक है कि शरीर में रक्त नलिकाओं में प्रवाहित रक्त में शर्करा की मात्रा ना तो अधिक हो और ना ही कम हो। शर्करा की मात्रा जब अधिक हो जाती है और बीटा कोशिकाएं इसे सामान्य लाने में इंसुलिन आवश्यक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर पाती हैं तो शर्करा की अधिक मात्रा से शरीर में रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। अतः व्यक्ति बहुमूत्र का रोगी यानी डायबिटिक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज़, उसको डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटिक हो जाता है। ऐसे डायबिटिक के रोगी को इंसुलिन देना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा अन्य विधियों से शर्करा स्तर को सामान्य लाना आवश्यक हो जाता है। इन विधियों में रोगी को प्रातः तथा सायंकाल आवश्यक मात्रा में घूमना, अपना आहार नियंत्रित करना, योगासन आदि करना बताया जाता है। एड्रिनल ग्रंथि नेक्स्ट है। एड्रिनल ग्रंथि अभिवृक्क ग्रंथि। अभिवृक्क ग्रंथि को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो है मेडुला और दूसरा है कॉर्टेक्स। मेडुला का स्राव एड्रेनल तथा कॉर्टेक्स का स्राव कोर्टिन कहलाता है। मेडुला का स्राव एड्रेनल मनुष्य की संवेगात्मक अवस्थाओं को बनाए रखने में अपनी भूमिका बढ़ाता है। रक्त में उक्त स्राव के बढ़ने से कई प्रकार की क्रियाएं देखी जाती है, जैसे हृदय की गति का बढ़ जाना, श्वास की गति का बढ़ जाना, मांसपेशियों में खिंचाव तथा थकावट का अनुभव होना, रक्त में शर्करा स्तर में जो ब्लड शुगर का लेवल है उसमें परिवर्तन आना, रक्त में प्रेशर बढ़ जाना, यकृत यानी लिवर से रक्त में शर्करा का प्रभाव का बढ़ जाना, आमाशय तथा अंतड़ियों में क्रिया बंद हो जाती है। ये विभिन्न प्रकार की वो क्रियाएं हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। शरीर की क्रियाशीलता व उत्तेजना में वृद्धि से शरीर में संवेगात्मक अवस्था का अनुभव होने लगता है। इन अवस्थाओं में भय की अवस्था, आक्रामक की अवस्था, क्रोध की अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यही संवेग की अवस्था में शारीरिक परिवर्तनों को मेडुला के स्राव के कारणों के रूप में माना गया है। अभिवृक्क ग्रंथि का दूसरा भाग कार्टिन का स्राव उत्पन्न करता है, जो रक्त के द्रव रूप को नियंत्रित करता है। यदि कार्टिन की कमी हो जाए तो शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है तथा शरीर में क्रियाशीलता का अभाव या बेहोशी की अवस्था आ जाती है, जिससे कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। रक्त में जल की कमी होने पर आंशिक रूप से रोगी को साधारण नमक तथा चीनी को मिलाकर पिलाया जाता है, जिससे जीव का जल स्तर सामान्य अवस्था में प्रायः आ जाता है। जनन ग्रंथियों के विषय में अब मैं आपको बता रही हूँ। जनन ग्रंथियों की प्रकृति पुरुष तथा स्त्रियों में अलग अलग पाई जाती है। स्त्रियों में इसका स्वरूप डिंब ग्रंथि यानी ओवरी के रूप में पाया जाता है, जबकि पुरुषों में इसका स्वरूप अंडकोश यानी टेस्टिस कहा जाता है। इसे यौन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। जनन ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलता है उसे गोनाडल हार्मोन कहते हैं। इस ग्रंथि की प्रकृति बहिस्राव और अंतःस्राव दोनों प्रकार की होती है। इसका कारण है कि जब ये शरीर की त्वचा पर या गुहा दोनों में अपना स्राव
छोड़ती हैं तब ये बहिर्स्रावी होती है, और जब ये गोनाडल हार्मोन के रूप में अपना स्राव रक्त की धारा में जोड़ती हैं तो ये अंतःस्रावी कही जाती है। बहिर्स्रावी ग्रंथि के स्राव के रूप में पुरुषों में ये शुक्राणु तथा स्त्रियों में रजत कीट का स्राव उत्पन्न कर शरीर की त्वचा पर अपना प्रभाव छोड़ती है। गोनाडल हार्मोन 3 प्रकार का होता है। एक होता है एंड्रोजेंस, दूसरा है एस्ट्रोजेंस और तीसरा प्रोजेस्टेरोन। एंड्रोजेंस पुरुष यौन ग्रंथि का हार्मोनल स्राव है तथा एस्ट्रोजन स्त्री यौन ग्रंथि का हार्मोनल स्राव कहा जाता है। इसी हार्मोनल स्राव के कारण यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कही जाती है। प्रोजेस्टेरोन स्राव केवल गर्भवती महिलाओं की यौन ग्रंथि से निकलता है, जो गर्भाशय को ठीक प्रकार से कार्य करने में सहायता पहुंचाता है। एस्ट्रोजन से पुरुषों में गौण यौन विशेषताएं जैसे मूंछ आना, आवाज़ भारी हो जाना, शरीर के विशेष अंगों पर बाल उगाना आदि का प्रभाव देखा जाता है तथा स्त्रियों में गौण यौन विशेषताएं जैसे स्तन वृद्धि, आवाज़ महीन हो जाना तथा शरीर के विभिन्न अंगों पर बाल उगाना आदि का विकास होता है। व्यवहार की यांत्रिक रचना में इस प्रकार हमने यहाँ पर संग्राहक यानी रिसेप्टर्स, संयोजक यानी स्नायु तंत्र जिसको कि हम एडजस्टर या नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और आज की वीडियो में प्रभावक यानी इफेक्टर्स को महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हमने इसका अध्ययन किया है। यही जो व्यवहार की व्याख्या है वो क्रमशः उद्दीपक यानी संग्राहक जो है वो उद्दीपक कहलाते हैं, और प्राणी ऑर्गेनिज्म जो है वो स्नायु तंत्र वो प्राणी का होता है, और तीसरा अनुक्रिया है जो इफेक्टर्स है इसके रूप में, जिसको कि हम SOR के रूप में कहते हैं। मनोविज्ञान में कथित व्यवहार की प्रधान भूमिका का निर्वहन करते हैं। क्या क्या? संग्राहक, संयोजक तथा प्रभावक, जिसको कि हम उद्दीपक, प्राणी तथा अनुक्रिया, शॉर्ट में हम इसको SOR के रूप में जानते हैं। और इसी के आधार पर मनोविज्ञान में कथित व्यवहार की प्रधान भूमिका का निर्वहन होता है। थैंक यू।